दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई परी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक छोटे से कस्बे में शिवानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो काफी समझदार और सुलझी हुई बच्ची थी। उसे पढ़ना लिखना और नई नई जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने के बाद शिवानी के पिता मनोज ने मनोरमा से दूसरा विवाह रचाया। नई माँ के आने के बाद शिवानी को लगा कि जैसे उसकी माँ वापस आ गई है, लेकिन ये खुशी थोड़े ही समय के लिए थी। मनोज को अक्सर काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में उन्हें शहर जाना पड़ा। मनोज के जाते ही मनोरमा शिवानी से घर का सारा काम करवाने लगी। वो उससे इतना काम करवाने लगी कि उसके पास स्कूल जाने के लिए भी समय नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ महारानी, जा जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ। जब देखो घर बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती है। पता नहीं इस मनहूस से छुटकारा कब मिलेगा। माँ, मैं अभी जाती हूँ जंगल से लकड़ियाँ लेने, पर माँ मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है। मैं बहुत दिनों से स्कूल नहीं गई हूँ। क्या करेगी स्कूल पढ़ लिख कर? घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जितना बोला गया है उतना कर, समझी? अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर शिवानी बहुत मायूस होकर जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। जंगल से आते वक्त शिवानी को एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे पास खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। क्या तुम अपनी कुछ लकड़ियाँ मुझे भी दे दोगी बेटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, थोड़ी सी नहीं, आप सारी लकड़ियाँ ले लो। मैं अपने लिए और लकड़ियाँ ले आऊंगी। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की हो। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल गई। परी को अपने सामने देखकर शिवानी हैरान रह गई। बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। ये लो बेटी, ये एक जादुई स्कर्ट है। इस स्कर्ट की मदद से तुम अपने मन के सारे काम इससे करवा सकती हो। और हाँ, इस स्कर्ट का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो इस स्कर्ट का जादू खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर परी वो जादुई स्कर्ट शिवानी को देकर वहाँ से गायब हो जाती है। शिवानी खुशी खुशी वो जादुई स्कर्ट लेकर अपने घर वापस आ जाती है। फिर अगली सुबह शिवानी ने उस जादुई स्कर्ट को पहना। उस जादुई स्कर्ट को पहनते ही उसमें से चमकदार रोशनी निकलने लगी। ये देखकर शिवानी बहुत खुश हो गई। अब जादुई स्कर्ट की मदद से शिवानी घर का सारा काम जल्दी जल्दी करने लगी। सारा काम फटाफट होता देखकर उसकी सौतेली माँ मनोरमा भी हैरान हो गई। अब जब भी शिवानी को रास्ते में कोई भी जरूरतमंद इंसान दिखता, तो वो उन लोगों की मदद करने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब शिवानी जादुई स्कर्ट की मदद से कस्बे में रहने वाले हर इंसान की मदद करने लगी। अब सभी लोग शिवानी की तारीफ करने लगे। लेकिन एक दिन शिवानी की सौतेली माँ मनोरमा को उस जादुई स्कर्ट के बारे में पता चल गया। ये देखकर मनोरमा के मन में जादुई स्कर्ट हड़पने का लालच आ जाता है। अच्छा करमजली, तो ये सब इस जादुई स्कर्ट की वजह से हो रहा है। तभी तो कहूँ, सारे काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है तू? माँ वो मैं वो क्या? मुझे सब पता चल चुका है कि ये सब तो इस जादुई स्कर्ट की मदद से कर रही है। जल्दी से मुझे ये जादुई स्कर्ट दे दे। पर ये जादुई स्कर्ट परी ने मुझे दिया है माँ। देती है या उठाऊ डंडा? ऐसा कहकर मनोरमा वो जादुई स्कर्ट शिवानी से छीन लेती है और अपने कमरे में जाकर
जादुई स्कर्ट को पहनने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक वो जादुई स्कर्ट उसके हाथों से छूटकर हवा में उड़ने लगा। तभी उस जादुई स्कर्ट में से आवाज आने लगी, लालची औरत, तूने क्या सोचा? शिवानी को डरा धमका कर तू मुझे हासिल कर लेगी? ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। अब देख, मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। ये कहते ही वो जादुई स्कर्ट मनोरमा को हवा में उछाल देता है और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे मुझे छोड़ दो तुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये स्कर्ट शिवानी को वापस कर दूंगी और मैं शिवानी को अब कभी भी परेशान नहीं करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मनोरमा की ये बात सुनकर जादुई स्कर्ट ने मनोरमा को नीचे उतार दिया। एक बात याद रखना, अगर आगे से तूने शिवानी को परेशान किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए हवा में लटका दूंगी। अब तुम मेरे साथ चलो और शिवानी से अपनी गलती की माफी मांगो। उसके बाद जादुई स्कर्ट मनोरमा को शिवानी के पास ले जाती है। फिर मनोरमा शिवानी से माफी मांगती है और उस दिन के बाद से मनोरमा ने शिवानी के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया। अब वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगी और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। एक बार की बात है, मनीषा और रेखा गांव के सबसे अमीर व्यापारी प्रताप सिंह की बेटियां थीं। वो दोनों बहुत नक्सड़ी थीं। उन दोनों का ध्यान हमेशा अपने कपड़ों और अपनी सुंदरता पर ही रहता था। मैं तो दूध की तरह गोरी हूँ, मेरे ऊपर सुनहरे कंगन खूब जमेंगे, इसलिए मैं मौसी की शादी में सुनहरे कंगन ही पहनूंगी। तुम गोरी भले ही हो, लेकिन चेहरा तो मेरा ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो चांदी के कंगन पहनूंगी, तुझसे ज्यादा लड़के तो मेरे ऊपर ही मरेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं, हम वो दोनों कंगन सारिका की शादी में पहनेंगे। वहाँ पर हमारी सारी सहेलियाँ भी रहेंगी। आज मौसी की शादी में तो हम दोनों ब्रेसलेट ही पहनकर चलेंगे। उसके बाद मनीषा और रेखा अपनी माँ के पास आकर उनसे कहती हैं, हम अब और कितनी देर में जाएंगे मम्मी? बहुत लेट हो रहा है। अरे ये काम वाली आज पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आई। सरोजनी और उसकी बेटी लक्ष्मी प्रताप सिंह के घर में नौकरानी का काम किया करती थी, लेकिन आज सरोजनी और लक्ष्मी थोड़ी देर से काम पर पहुंची। क्यों आंटी जी, कहाँ मर गई थी आप? इतनी देर हो गई है, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। माफ करना मैम साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अभी थोड़ी देर में ही घर चली जाऊंगी। मेरी बेटी लक्ष्मी ही आज सारा काम करेगी। ठीक है लक्ष्मी, जल्दी जाकर खाना बना, हम लोग अपनी मौसी की शादी में जा रहे हैं। हमें बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं शादी में खाना कब मिलेगा। उसके बाद सरोजनी वहाँ से चली जाती है और लक्ष्मी खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर खाना खाने के बाद मनीषा और रेखा का परिवार शादी में चला जाता है और लक्ष्मी पूरे घर में अकेली ही रह जाती है। मनीषा और रेखा के पास बहुत सारे कंगन थे, वो सारे कंगन बेड पर रख कर ही चली जाती हैं। लक्ष्मी ने इतने सुंदर सुंदर कंगन पहली बार देखे थे। वो उन कंगनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर कंगन हैं। क्या एक कंगन पहन कर देखूं? नहीं नहीं, अगर कोई आ गया तो? अरे नहीं, कोई भी नहीं आएगा, वो लोग तो शादी में गए हैं। मैं तो जल्दी से पहन लेती हूँ। लक्ष्मी ने कई घंटे यही सोचने में बिता दिए कि वो कंगन पहनने चाहिए या नहीं। अंत में उसने निर्णय लिया कि वो एक कंगन पहनकर देखेगी। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी ने उसमें से एक कंगन पहनी कि तभी मनीषा और रेखा घर लौट आईं और उन्होंने लक्ष्मी को अपने कंगन पहने हुए देख लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे कंगन पहने? गरीब सड़ी हुई बदबूदार नौकरानी, चल निकल यहाँ से। उसके बाद मनीषा और रेखा
लक्ष्मी के बाल पकड़कर उसकी खूब पिटाई करने लगती हैं। चल निकल जा हमारे घर से, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मार मार कर भूत बना दूंगी तुझे। फिर लक्ष्मी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जंगल में जाकर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। पिटाई से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी उस नदी के पास एक परी आ जाती है और परी को देखकर लक्ष्मी हैरान हो जाती है। डरो मत बेटा, मेरा नाम कंगना परी है। क्या हुआ, तुम कौन हो बेटा और इतना क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर लक्ष्मी कंगना परी को सारी बात बताती है कि क्या हुआ था। ये लो, तुम मेरे जादुई कंगन पहन सकती हो। इन कंगनों में से कोई एक कंगन अपने लिए चुन लो। अरे परी जी, आप परियां भी कंगन पहनती हो क्या? मुझे तो पहली बार पता चला। हाँ, हम हमेशा नहीं, लेकिन उत्सव के समय हम कंगन पहनती हैं। उसके बाद लक्ष्मी कंगना परी के कंगनों में से एक कंगन चुन लेती है। लक्ष्मी, ये मेरा जादुई कंगन है। इसे पहनने के बाद तुम जिसे भी छुओगी, उसकी सारी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कंगना परी लक्ष्मी को अपना जादुई कंगन देकर वहाँ से अपने परीलोक वापस चली जाती है। उसके बाद लक्ष्मी वो कंगन लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को जादुई कंगन के बारे में सारी बातें बताती है। फिर जब लक्ष्मी ने कंगना परी के जादुई कंगन पहने तो उसके सारे घाव ठीक हो गए। माँ, आप भी कंगना परी के इस जादुई कंगन को पहन कर देखो, क्या पता आपकी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएं। लक्ष्मी की माँ सरोजनी जैसे ही उस जादुई कंगन को पहनती है तो उनकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। माँ, इस जादुई कंगन की वजह से हम गांव वालों की बहुत मदद कर सकते हैं, उनकी सारी बीमारियाँ दूर कर सकते हैं। हाँ बेटा, गांव में बहुत लोग बीमार हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते। अगर हम ये कंगन उन्हें पहनाते हैं तो वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे गांव के मर्द ये कंगन नहीं पहनेंगे बेटा। कोई बात नहीं माँ, कंगना परी ने कहा था जब मैं ये कंगन पहनकर किसी को छूंगी तो उनकी बीमारियाँ भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर लक्ष्मी कंगना परी के जादुई कंगन से गांव के बीमार लोगों को ठीक करने लगी और उधर मनीषा और रेखा के पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने के कारण उन्हें हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो प्रताप सिंह को नहीं बचा पाएंगे। फिर एक दिन अचानक मनीषा और रेखा को कंगना परी के जादुई कंगन के बारे में सब कुछ पता लगता है, तो वो दोनों जल्दी से लक्ष्मी के घर पहुंचती हैं और लक्ष्मी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती हैं। लक्ष्मी, सुना है कि तुम्हारे पास किसी कंगना परी के जादुई कंगन है, जिसे पहनकर या तुम किसी को पहनकर छुओगी तो उसकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। प्लीज एक दिन के लिए वो जादुई कंगन हमें दे दो। हमारे पापा बहुत बीमार हैं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया हम उस पर बहुत शर्मिंदा हैं। तुम चाहो तो डंडे से हमारी भी पिटाई कर सकती हो, लेकिन प्लीज एक दिन के लिए हमारे घर चलो और हमारे पिताजी को बचा लो ना। नहीं, मैं तुम लोगों के डंडे से पिटाई नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। चलो अब जल्दी से तुम्हारे घर चलते हैं। लक्ष्मी का दयालु स्वभाव देखकर मनीषा और रेखा को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। फिर लक्ष्मी उनके घर जाकर उनके पिताजी को ठीक कर देती है। मनीषा और रेखा के पिता अब बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। लक्ष्मी के कारण आज मेरी जान बच पाई है, इसीलिए मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी लक्ष्मी को देकर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। नहीं नहीं लक्ष्मी, तुम मना मत करो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हें तो ये लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से लक्ष्मी अपनी दयालुता के कारण बहुत अमीर हो गई
फिर लक्ष्मी कंगना परी के जादुई कंगन से गांव के बीमार लोगों को ठीक करने लगी और खुशी खुशी अपनी माँ और कंगना परी के जादुई कंगन के साथ अपना जीवन बिताने लगी। आस्था और उसके पति रवि एक साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों साथ में बहुत खुश थे और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। जो भी कमाई होती उसी के साथ उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अरे जल्दी कारखाना जाना है, आज बहुत काम है। अरे हाँ, मैं तो तैयार हो गया हूँ, तुम जल्दी चलो। हाँ, अभी आई। आस्था और रवि दोनों साथ में कारखाना जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लेट से पहुँचने के कारण दोनों जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं। जल्दबाजी में रवि का हाथ एक बड़ी सी मशीन में आ जाता है और रवि का हाथ मशीन से कट जाता है। अब घर कैसे चलेगा? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती और अगर काम करने नहीं जाऊंगी तो घर में पैसे कैसे आएंगे? हे भगवान, कुछ मदद करो। आज अगर मेरे हाथ सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। आस्था रवि को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो देती है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी आस्था के घर पर उसकी पड़ोसिन शीतल आती है और कहती है, हाय दैया, आस्था तेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तू अकेले कैसे कर पाएगी इतना कुछ? सुन, मेरे पति सुनार की दुकान में काम करते हैं। अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो मुझे बता देना। अगर मेरे जीवन में ये दिन आए हैं तो कोई न कोई रास्ता भी जरूर निकलेगा। आपने हमारी इतनी चिंता की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है। पति का हाथ चला गया, लेकिन तेरी अकड़ अभी भी बाकी है। आस्था दुखी मन से गांव के बाहर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही थी और उसकी नजर आस्था पर पड़ती है। फिर वो उसके पास जाती है। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंता में लग रही हो। आस्था अपने साथ घटी सारी घटना को उस जादूगरनी को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख तो खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे दुख को भुलाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर जादूगरनी जी। तभी जादूगरनी अपने जादू से वहाँ कुछ मेहंदी के पत्ते प्रकट कर देती है। जादूगरनी जी, ये तो मेहंदी के पत्ते हैं। हाँ, ये कोई आम मेहंदी के पत्ते नहीं हैं, ये जादुई मेहंदी के पत्ते हैं। इन्हें पीस कर यदि किसी के हाथ पर लगाओगी तो वो खुद ब खुद ही डिजाइन वाली मेहंदी बन जाएगी। और ये जादुई मेहंदी है तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद जादूगरनी जी, मैं इस मेहंदी के पत्ते का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। फिर वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। आस्था वो मेहंदी के पत्ते को लेकर घर वापस आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ड लगा देती है कि यहाँ मेहंदी लगाई जाती है। कुछ ही समय में उसके पास कस्टमर भी आने लगे। देखते ही देखते कुछ दिनों में आस्था की दुकान में भीड़ लग गई और कुछ ही दिनों में आसपास के गांव वाले आस्था से ही मेहंदी लगवाने आने लगे। ये भिखारन आस्था के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर इसमें इसकी कोई चाल होगी। आज रात जाकर मैं पता करती हूँ। शीतल आस्था के घर में छुपकर देखने लगती है। वो देखती है कि आस्था वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीस कर इस्तेमाल कर रही है और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी शीतल के मन में लालच आ जाता है और वो मौका पाते ही वहाँ से वो मेहंदी के पत्ते लेकर भाग जाती है। अरे वाह,
अब मैं भी आस्था की तरह ही अमीर बन जाऊंगी। शीतल भी आस्था की ही तरह मेहंदी लगाने की दुकान खोल लेती है और कुछ गांव की औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आ भी जाती हैं। शीतल सबको मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को